स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और मैं फिर एक बार आपको ये जरूर याद दिला दूं, हैशटैग कहानी कुर्सी की, इसके साथ आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर पर जाएं, हैशटैग कहानी कुर्सी की लिखें और उसके बाद अपना सवाल हमसे पूछिए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। हमारे मेहमान आपके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन आज क्या हुआ पार्लियामेंट में, पहले आपको यह बता दें। अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, उसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उससे पहले विपक्ष आज काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचा हुआ था। मणिपुर पर चर्चा नहीं करा रही सरकार, ये उसका इल्जाम है। और सरकार सदन में बोलने नहीं दे रही है, ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कहा जा रहा है कि उनके सांसद को, उनके विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया और फिर उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो पार्लियामेंट में आज किस तरीके से आपको तमाम विपक्षी सांसद दिखाई दिए वो आपको नजर आएगा। काला बैंड पहनकर आया, कोई काले कपड़े पहन करके आया, कोई महिला सांसद काली साड़ी पहन करके आई। और इस पर पीयूष गोयल, जो राज्यसभा में नेता हैं सत्ता पक्ष के, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। कहा रे काली नीयत वाले, काले कपड़े पहनकर आने वाले तमाम लोग हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तस्वीर देखिए आप, विपक्ष के ज्यादातर सांसद आज आपको यूं ही काले लिबास में दिखाई दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कल ये इल्जाम लगा दिया था कि मैं बोल रहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया और ये मेरे स्वाभिमान को चोट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, मेरी बेइज्जती की गई है सदन के अंदर। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। पर हम, माननीय अध्यक्ष जी, हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा, इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज उठेगा और इनके दिल के कलंक खत्म होगा। इनको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा। अब पीयूष गोयल जी ने जो काला शब्द की व्याख्या की है और काला शब्द पर जो निबंध उन्होंने सुनाया, कविता सुनाई हूं मैं, नहीं आपको शब्द सुनाए हो तो मैं बता देता हूं। इंटरेस्टिंग है, काले कपड़े पहनने वाले समझ नहीं रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत क्या है। मन भी काला, तन भी काला, दिल भी काला, शब्द भी काला। काला धन छिपाया इन काले कपड़ों में, कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं, काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं। इनका कल भी काला, आज भी काला, भविष्य भी काला। और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इनके जीवन में अंधेरा छटेगा नहीं, सूरज की रोशनी दिखेगी नहीं, और इनके दिल के कलंक भी खत्म हो जाएंगे। इसको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा, वो जरूरी है। तो काले शब्द पर आज शब्द बाण चल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। ये विपक्ष विरोध इसीलिए कर रहा है प्रदीप जी कि वो कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दे रहे और आसन से हमें जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे लोगों का माइक बंद हो रहे हैं, हमारे लोगों का निलंबन हो रहा है। भाई कल इसी पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी और जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि मैं जब पहले दिन आया था तो मैंने एक बात कही थी कि 4 लोग इस हाउस में ऐसे हैं जिनको मैं सुनूंगा पहले, नियम बाद में देखूंगा। और वो 4 लोग हैं लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन और 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये इस बात का मैं लगातार पालन कर रहा हूँ। लीडर अपोजिशन बोले, सबको चुप सुनना चाहिए ध्यान से। तो इसलिए मेरी ओर से ये नहीं हो सकता। वो चर्चा शुरू हुई थी, चिदम्बरम ने उनसे पूछ लिया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप चेयर को चैलेंज कर रहे हैं, हम ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वो 267 176 की बहस हो रही थी कि 267 का जो प्रस्ताव था, जो नोटिस था, उसको रद्द कर दिया, उन्होंने मानने से मंजूर कर दिया। 176 में चर्चा की इजाज़त दे दी और सरकार तैयार हो गई चर्चा के लिए। तो उन्होंने कहा उसके बाद जो 267 में नोटिस आए, तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिन से संसद में हैं, सरकार में भी रहे इतने लंबे समय,
कभी सुना है किसी एक विषय पे 50-50 267 की नोटिस आए? क्या है ये? तो उसका कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। सवाल यह है, बेसिक बात यह है कि चर्चा होगी, बात सुनी जाएगी, सब कुछ हो सकता है जब हाउस ऑर्डर में होगा। आप हाउस ऑर्डर में नहीं रहने देंगे, लीडर अपोजिशन बोल रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। तो सत्ता पक्ष का कोई बोल रहा हो, नारेबाजी हो रही हो, एक बार फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर विपक्ष का नेता बोल रहा है और विपक्ष के ही सांसद हंगामा कर रहे हैं, तो फिर कैसे किसी की बात सुनी जाएगी और कही नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता, उन्होंने ये बात कही ना कल। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान किया गया है, बेइज्जती है, ये आपने मेरा माइक बंद कर दिया, मैं बोल रहा था उसके बीच में, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, मेरी प्रिविलेज का मामला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल इल्जाम लगाया। हाँ, नहीं बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैंने सुना उनको। अब मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर पोजीशन है राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका संसदीय राजनीति का भी बड़ा तजुर्बा है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत बोले होंगे, अगर उन्होंने बोला है तो उसका आधार होना चाहिए, और इसका जवाब जो है चेयर को देना चाहिए, और चेयर को बताना चाहिए कि आपका माइक बंद नहीं किया गया। क्योंकि अब खड़गे ने अगर इल्जाम लगाया है तो चेयर पे लगाया, या वहाँ की व्यवस्था पे लगाया, व्यवस्था चेयर के अधीन होती है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि खड़गे साहब गलत बोल रहे हैं, और अगर खड़गे साहब गलत नहीं बोल रहे हैं तो ये इंतजाम किए जाने चाहिए कि किसी भी नेता का माइक। मैं एक दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अब ये तय हो गया ना कि अब तो विश्वास प्रस्ताव आएगा, अब तो चर्चा होगी, कब कौन सा दिन निर्धारित होगा इतना ही जानना बाकी है ना। तो अब तो कुछ शांति हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर। आज भी काले कपड़े पहन करके आज भी हंगामा। समस्या यह है कि जब तक आता नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब तक सरकार अपना सारा बिजनेस कर रही। कल 15 मिनट में 6 बिल पेश हो गए, और आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शायद पास हो गया। दिल्ली वाला भी आ सकता है। नहीं, आज सोमवार डिक्लेयर हो गया, क्लियर कर दिया। अच्छा, सोमवार का दिन तय हो गया। और अब 10 दिन के अंदर स्पीकर को कराना होता है, नियम ये है। लेकिन अभी तक जो परंपरा रही है कि अगर नोटिस एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद और कोई बिजनेस नहीं होगा। यही मनीष तिवारी ने कहा। उनका एतराज है इस बात पर कि आप तुरंत जल्दी जो से है जल्दी इस पर करिए। बहस शुरू कराइए। लेकिन आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। तो सरकार ने तय कर लिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने से पहले अपना सारा बिजनेस पूरा कर लो, और मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव के बाद साइनेडाई हो जाएगी। तब तो और जरूरी है कि विपक्ष अभी पार्लियामेंट में आए, फिर आप, वरना फिर ये कहा जाता है कि ये सरकार जो है हल्ले हंगामे में अपने सारे बिल पास करा लेती है, चर्चा नहीं होती है। प्रदीप जी कह रहे हैं ना, विपक्ष तो ये कह रहा है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव चर्चा कराइए, उसके बाद बाकी बिजनेस लाइए। ये बात उनकी ठीक है। अब 2018 में भी 2 दिन के बाद दूसरे दिन चर्चा शुरू हो गई थी। नियम यही है कि 10 दिन के अंदर होता है, और आमतौर पर अभी तक होता भी ऐसा रहा है कि कई बार, मतलब नरसिम्हा राव के टाइम और अटल जी के टाइम, मतलब मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो हमें भी याद कि अविश्वास प्रस्ताव आए, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा। तो सरकार परंपरा के खिलाफ जा रही है, अगर थोड़ा लंबा खींचती है विश्वास प्रस्ताव नियम पर का चर्चा सहारा करने। ले रही है कि 10 दिन के नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर चर्चा नियम और करानी परंपरा ये है कि जो प्रदीप जी कह रहे हैं, परंपरा ये है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस एक्सेप्ट होते ही वो सबसे पहले टेबल पे वही आता है। ठीक है, लेकिन नियम यह है 10 दिन के अंदर कभी भी ला सकते हैं। तो सरकार नियम का सहारा ले रही है, विपक्ष परंपरा की दुहाई दे रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। कल प्रधानमंत्री ने लेकिन इंडिया में दिल्ली के अंदर जो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर जो बात कही, वो आज सब जगह सुर्खियों में है। उसको लेकर के भी तमाम तरीके के रिएक्शन आए। प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कहेंगे इसकी किसी को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने बटंके की चोट पर कहा कि मैं जब सत्ता में आया था, 2014 में प्रधानमंत्री बना, देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, दूसरे टर्म में 5वें नंबर पर आ गई, और मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर यह दावा करता हूं आपसे कि तीसरे टर्म में जब मैं आऊंगा तो भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। तो पहले उनका दावा सुनिए, और फिर उन्होंने यह भी कहा कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यह मोदी की गारंटी है। सुनिए। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी दी गई है। साथियों, ये पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी है? ये गारंटी किसने दी है? ये गारंटी को किसने पूरा किया है? भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी?
भाजपा सरकार ने दी। कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान पर 2 कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने रिएक्ट किया है, जयराम रमेश और पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम तो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। मैं पहले आपको जयराम रमेश का ट्वीट बताता हूं। जयराम रमेश ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री की आदत है कि वो हर चीज पर अपनी पर्सनल गारंटी दे देते हैं। हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। यह बहुत पहले से इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, और यह सीधा अरिथमेटिक से जुड़ा हुआ मामला है कि भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना ही है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। मोदी जी गारंटी से नहीं हो रहा है ये। नहीं, मैं बस 2 छोटे छोटे उदाहरण बता देता हूं। एक तो चिदम्बरम जी पे बताऊंगा, फिर जयराम रमेश जी पे बताऊंगा। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिवगंगा, और चूंकि उस वक्त हम कवर करते थे रिपोर्टर के तौर पर, तो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि सबका खाता वहां हम खोलेंगे। और एक चीज दर्शकों को जान लेना चाहिए कि जो वित्त मंत्री बनता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सरकारी बैंक का एटीएम सबसे ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा सरकारी बैंक की ब्रांच हो जाती है। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोई इंस्टीट्यूशन के तौर पर कोई कसर नहीं छूटती है, क्योंकि वो एक तरह से कहेंगे रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। पूरी कोशिश करने के बावजूद वो पायलट प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, और आज वही जनधन खाते के तौर पर 45 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो यानी जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इस देश में सबका खाता तो खुलना ही खुलना है। वो आज न खुलता, कभी और खुलता। अब दूसरा बता देता हूं, इस देश में जब यूपीए की सरकार आई तो उनका जो औसत था सड़क बनाने का, हाईवे बनाने का, वो 11 किलोमीटर के आसपास था, कमलनाथ जी जब थे। और अभी जब गडकरी जी हैं तो 28 से 32 किलोमीटर है। तो अब इसको भी यानी 3 गुना अधिक समय लग जाएगा। तो अगर कोई भी एजेंसी प्रिडिक्ट करती है, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 2075 तक टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगा। अभी ब्रिटेन के एक लॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि 2060 तक इंडिया नंबर 2 इकोनॉमी हो जाएगा और नंबर 1 भी हो सकता है। ये जो चेंजेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? स्केल और स्पीड का फर्क है। आज हम $560 बिलियन के फॉरेन रिजर्व पर बैठे हुए हैं। आज इस देश में कहीं कोई संकट नहीं, यानी सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएं, फिर भी हमें अगले 3 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे, इसीलिए जब कोरोना के समय में दुनिया का कोई देश ये साहस नहीं कर पा रहा था, तो 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया इकोनॉमी कि जीवन पहले, आर्थिक गतिविधि बाद में, क्योंकि उनको पता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 27.4% डाउन जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी ऐसे रिकवर करती है। तो वो जो कह रहे हैं कि भारत को वहां होना चाहिए था, तो वो तो हमें 80s में होना चाहिए था। अब एक और आंकड़ा बता के छोड़ देता हूं, बयान बता के छोड़ता हूं। जो 2007 से 12 में चाइना की ग्रोथ रेट थी, जिस तरह से उसको दुनिया देख रही थी, वैसे ही भारत को देख रही है। मॉर्गन स्टैनली के चीफ एशिया जो इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एशिया के, उनका कहना है कि जब दुनिया में कहीं भी पैसा लगाओ डूबने का भरोसा है, तो भारत में उस पैसे पर मुनाफा कमाने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फर्क है सर। आप कह रहे हैं कि भाई होते हम तीसरी अर्थव्यवस्था, कब होते इसका सवाल है ना, कितने समय बाद होते, हो पाते या नहीं हो पाते। सिर्फ केवल कब होते का नहीं, आप ये देखिए हमको $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में कितने दशक लगे, और 1 से 3.5 पहुंचने में कितने साल लगे।
फर्क इसका है, वो होता कब होता, तीसरी पीढ़ी में हम लोगों की, चौथी पांचवी, कब होता, कभी होता ही, और जरूरी नहीं कि होता ही। ठीक बात है। इकॉनमी कैसे चलेगी इस पर निर्भर होगा ना। कोरोना के दौरान भारत में दुनिया के सभी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। ये हमारी इकॉनमी की ताकत बताता है। आजकल एक नया शौक कांग्रेस के नेताओं को चढ़ा है कि जीडीपी जो है वो इकॉनमी की हालत का जो है वो इंडिकेटर नहीं है। ये पी चिदम्बरम ने कहा। हाँ, पर कैपिटा जीडीपी बताइए। हाँ, नहीं बता रहे हैं, जब आप सत्ता में थे 10 साल तो इसी का ढिंढोरा पीटते थे कि जीडीपी ग्रोथ हमारी इतनी है, उनकी इतनी थी, इसी की तुलना करते थे। 3 होते हैं जो फैक्टर्स जो इकॉनमी की आपकी हेल्थ बताते हैं। एक जीडीपी, जिसके आधार पर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। दूसरा पर कैपिटा जीडीपी, जिसकी बात चिदम्बरम कर रहे हैं, वो हर उस देश की कम होगी जिसकी आबादी ज़्यादा होगी। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी आबादी पर, चीन में चले जाएं, चीन नंबर 2 की अर्थव्यवस्था नहीं रह जाएगी पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से। तीसरा इंडिकेटर होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आपकी करेंसी की क्रय क्षमता कितनी है। हमारी करेंसी की क्रय क्षमता और ब्रिटेन से तुलना कर लें, ब्रिटेन की करेंसी की क्रय क्षमता, लंदन में एक पॉश इलाके में मान लीजिए एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है, रुपए में कन्वर्ट करके कहें 60,000 65,000 में। तो यहाँ भारत में उसी तरह के इलाके में मिलेगा 30,000 35,000 में। तो आपकी जो इकॉनमी है पर कैपिटा लाख में है, किराए की बात कर रहे हैं। किराए 2 गुना 3 गुना। हाँ, किराए तो आप जो है ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर हमसे कम है। ठीक है। तो इसलिए हम पर कैपिटा जीडीपी कम होने के बावजूद हम उस बुरी स्थिति में नहीं है जिस हालत में आज ब्रिटेन है। तो ये तो जो अच्छा लगे, मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो या तो आप अर्थशास्त्र को जानते हैं, आप तुलना कर रहे हैं, तो तीनों इंडिकेटर्स की बात कीजिए। भारत नंबर 2 पर है। पर मुझे हैरानी इस बात की कि चिदम्बरम साहब जीडीपी ग्रोथ पर भी जवाब दे सकते थे सीधा, उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया। उन्होंने कहा जीडीपी की बात मत कीजिए कि आप नंबर 5 पर आ गए, आप बात कीजिए कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, जिसमें हम देश दुनिया में 128वें नंबर पर है। चिदम्बरम ने अभी एक आर्टिकल लिखा था, लेख, क्योंकि मुझे आर्थिक विषयों में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं जो पढ़ा है मैंने उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें, और हमारे अखबार में भी लिखा था, अमर उजाला में भी और इंडियन एक्सप्रेस में आया था उसका, उसमें उन्होंने पूरा तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए के शासनकाल में जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 7.5 थी, और मौजूदा मोदी सरकार की जो 9 साल की जो एवरेज ग्रोथ रेट है 6.5 है जी। और उनका कहना है कि हमको अगर 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है तो हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी जो है वो 8.5 से प्लस होनी चाहिए, ये उनका था। अब ये कितना इसमें वो है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो है, आंकड़ों के हिसाब से निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही है, और ये दुनिया की तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं, हम सब भी कह रहे हैं। लेकिन वही है कि मैं तो बड़ा सोशलिस्टिक आइडियाज़ कह रहा हूँ कि कॉमन मैन की जो है आमदनी कितनी बढ़ी है, और एक जो ऊपर, जैसे मान लीजिए अब उद्योग घरानों की आमदनी बहुत बढ़ गई तो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। कॉमन मैन की आमदनी के हिसाब से नहीं बढ़ी तो उसकी सफरिंग बढ़ेंगी। तो इस आधार पर भी आंकड़ों को थोड़ा सा उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो भी सबसे ज़्यादा है इस समय, ये भी सरकारी आंकड़े हैं, तो ये भी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक सवाल है। तो ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था इंक्लूसिव तरीके से आगे बढ़ रही है या वैसे बढ़ रही है, तो ये कुछ सवाल हैं। नहीं विनोद जी, वो बात तो आपकी बिल्कुल उचित है, उसमें तो जाएंगे तो फिर और हमें अर्थशास्त्र में घुसना पड़ेगा। एक ब्रॉड प्रिंसिपल, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी सरकार के पास जन कल्याण के कार्यों के लिए पैसा देने के लिए, खर्चने के लिए ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी हमको 84 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है। ये बड़ा ही गलत सवाल है। नहीं, गलत क्यों है? नहीं, इसलिए बता रहा हूं, गलत सवाल इसलिए है कि क्या ये 84 करोड़ लोग 2020 से पहले मर चुके थे? ये जिंदा नहीं थे कि हम दे रहे हैं इसलिए ये जिंदा है?
नहीं तो क्यों देने की जरूरत पड़ रही है ना, ये इसलिए कोरोना में शुरू इसलिए किया। दे- तो कोरोना तो खत्म हो नहीं, गया। नहीं, कोरोना छोड़िए, ये देना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, सरकार का घाटा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। भाई आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं, उनको खाने के लिए अपनी कमाई का पैसा नहीं खर्च करना है। तो इसका मतलब ये चलता रहना चाहिए फिर। नहीं, बिल्कुल चलते रहने देना चाहिए। वो करेंगे नहीं करेंगे वो सरकार की बात है, लेकिन वो आप कह रहे पैसा हैं लोगों की बचत हो रही है, जेब में पैसा बच रहा है। बचत हो रही है, वो कंजम्पशन में खर्च हो रहा है। ये अलग तर्क है, लेकिन Consumption मेरे जो हिसाब है, से वो ये इकोनॉमी को ड्राइव करता है। नहीं, मेरे हिसाब ये तर्क ठीक है, प्रदीप जी का तर्क अपनी जगह सही है कि वो बच रहा है, उनके पैसे बच चलिए, रहे हैं, अच्छा, कहीं ठीक। और खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब क्या वाकई खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अब चूंकि 84 चिदम्बरम साहब करोड़ ने लोग पर- अभी इस लायक नहीं है कि सर अपने मुझे ऊपर ब्रेक कमाई ले रुकना कर पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम का सवाल चिदम्बरम साहब ने उठाया, तो उस पर भी आंकड़ा है। आज हम अगर 128 वो बता रहे हैं, दावा किया जा रहा है हम 124 है दुनिया में पर कैपिटा इनकम में, तो 2014 में हम 148वें नंबर पर थे। तो पर कैपिटा इनकम भी आपकी बढ़ रही है, नहीं, इस उसमें पर भी वो एक कह सकते हैं कि भाई जरूरी ये आंकड़ा बता भी दूं। सतत प्रक्रिया बढ़ेगी। सौरभ जी, एक जरूरी आंकड़ा बता दूं, जो कहा जाता है ना कि जीडीपी बढ़ी तो वो तो ठीक बात है, वो तो अस्पताल खुल जाए, अपराध हो जाए, थाना खुल जाए, कुछ भी हो जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन भारत की जीडीपी सिर्फ उसकी वजह से नहीं बढ़ रही है। भारत की जीडीपी, एक तो यहाँ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दूसरा जो सरकार का निवेश है जिसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जो सबसे ज्यादा है 10 लाख करोड़ इस बजट में भी हुआ जी, वो बहुत ज्यादा है, जिसका असर दिख रहा है। और जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि 8.5% जो अभी विनोद जी ने कहा है, तो जरा वो साफ हो जाए। यूपीए शासन काल में एवरेज जो इन्फ्लेशन रहा वो हमेशा जो ग्रोथ रही उससे ऊपर रहा, और एनडीए शासन काल में, नरेंद्र मोदी के शासन काल में जो ग्रोथ है वो हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रही। तो इससे नहीं जीवन स्तर आम आदमी को कैसे होगा, भैया हमारे जेब में 10 रुपया आए तो हमें उससे कम में मिल जाए, ये असली चीज है। 6% का जो इन्फ्लेशन का टारगेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया, उस वक्त भी हासिल कर लिया जब दुनिया नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हमारी आज जीवन स्तर वो बेहतर है, पहले से ज्यादा हमारी जेब में कमाई है, और पहले से ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि सस्ते में चीजें पा रहे हैं, भले हम उसको महंगाई में। हमने मोदी जी के दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी बनेंगे हम उनके तीसरे टर्म में, इस पर तो बात कर ली, लेकिन उनका यह दावा कि तीसरा टर्म उन्हीं का है, तीसरा टर्म में उनका आना तय है, इस पर हम आगे और बात करेंगे। और 3 राज्यों की खास तौर पर, और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी है, वहां इस वक्त कौन सी पार्टी का क्या हाल है आपको बताएंगे। और बिहार के अंदर क्यों बेतहाशा अभी पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक अपराध बढ़े हैं, और इस बार तो बिजली मांगने वालों को गोली क्यों नसीब हुई, इस पर भी बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।